Good morning, all of you. Today I will discuss the topic the basis of classification. The basis of classification. वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति में अंतर के आधार पर, मनुष्य में स्थिति के अंतर के आधार पर, समय तथा स्थान के में अंतर के आधार पर किया गया है। तो उसकी संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह भौगोलिक आधार पर किया गया है। मीन्स समय स्थान के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। या मनुष्य की प्रकृति में अंतर, मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं, उस विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण उनकी विभिन्न स्थिति होने के कारण अगर भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है तो वहाँ पर अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। समय स्थान में के आधार पर तो भौगोलिक वर्गीकरण जो है इन परिस्थितियों के आधार पर उनकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस तरह से भौगोलिक वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समता तथा विधियों के समान के संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है State shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India. किन वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं? पहला, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर on the geographical basis, वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? भौगोलिक आधार पहला। दूसरा जो है राज्य के पक्ष में विभेद, राज्य के पक्ष में विभेद, डिस्टिंक्शन, in the favor of the state, favor of the state, राज्य के पक्ष में विभेद। तीसरा आधार है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 48 तथा कर विधान और चौथा है विशेष न्यायालय, जिसको कहा जाता है आर्टिकल 14 एंड टैक्सेशन। चौथा है विशेष न्यायालय, विशेष प्रक्रिया, विशेष न्यायालय तथा विशेष प्रक्रिया।
विशेष प्रक्रिया, स्पेशल कोड, एंड स्पेशल प्रोसीजर। तो इन चार आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला कौन आधार है? भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा, राज्य के पक्ष में विभेद, राज्य के पक्ष में विभेद, डिस्टिंक्शन इन द फेवर ऑफ द स्टेट। तीसरा है अनुच्छेद 14 तथा कर विधान, अनुच्छेद 14 के आधार पर अथवा कर विधान, टैक्सेशन के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। और चौथा है विशेष न्यायालय विशेष प्रक्रिया, विशेष न्यायालय और विशेष प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चार आधार बताए गए हैं। पहला आधार उसमें है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि अनुच्छेद 14 का वाक्यांश है कि भारत क्षेत्र राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, इसका तात्पर्य है कि कोई भी विधि लागू होगी वो भारत के राज्य क्षेत्र में के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी। कोई ऐसी विधि लागू की जाती है जो कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी, लेकिन अनुच्छेद 14 के आधार पर जो वर्गीकरण का आधार है, सभी विधि सभी पर समान रूप से लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर उनकी भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है, और भिन्न भिन्न स्थिति होने के कारण भिन्न भिन्न विधि भी लागू की जा सकती है। ठीक है, अगर भिन्न परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए भिन्न विधि लागू की जाएगी तो वह अनुच्छेद 14 के आधार पर युक्त माना जाएगा, रीजनेबल विधि मानी जाएगी, और उस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें एक केस आई कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यह 1955 सुप्रीम कोर्ट, कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। कृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, PIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में, इस वाद में मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1949, मारवाड़ भू राजस्व अधिनियम 1949 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह राजस्थान के पूरे भाग में लागू नहीं होता था, क्योंकि ये जो विधान बनाया गया था यह केवल मारवाड़ क्षेत्र के लोगों पर लागू होता था, जबकि उस राजस्थान उस राज्य के अन्य क्षेत्रों पर विधि लागू नहीं होती थी। तो उसकी संवैधानिकता को इसी आधार पर चुनौती गई कि एक ही राज्य में क्यों भिन्न विधि है, एक ही राज्य में भिन्न भिन्न विधि कैसी हो सकती है। अनुच्छेद 14 क्योंकि कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि की समता तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस आधार पर मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1949 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई कि यह जो विधि बनाई गई है यह केवल मारवाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए लागू होती है तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होती है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा यहाँ पर कि भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर एक ही क्षेत्र में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं तो उनकी स्थिति के लिए भिन्न विधि लागू की जा सकती है।
भिन्न भिन्न स्थान में रहने वाले लोगों के लिए भिन्न विधि लागू की जा सकती है। पूरे देश के लिए भी, पूरे देश में अगर भिन्न परिस्थिति है, भिन्न भिन्न राज्य हैं, तो उनमें भिन्न भिन्न विधि भी लागू की जा सकती है। और एक राज्य में भी भिन्न विधि लागू की जा सकती है। एक राज्य में भी अगर भौगोलिक परिस्थिति अलग है तो उनके लिए भिन्न विधि बनाई जा सकती है। वहाँ पर जो है ऐसी विधि जो बनाई जाती है वह असंवैधानिक नहीं होगी, वह वर्गीकरण के, युक्तिक वर्गीकरण के आधार पर ऐसी विधि संवैधानिक मानी जाएगी, क्योंकि भौगोलिक आधार पर ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने इस विधि को वैध माना और कहा कि क्योंकि एक ही राज्य में भी भिन्न विधि लागू की जा सकती है, अगर उनकी स्थिति भिन्न है तो भिन्न विधि बनाई जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जब एक ही राज्य था तो पर्वतीय संवर्ग के लिए अलग विधि बनाई जा सकती थी, अलग विधि बनाई गई थी। या बुंदेलखंड में से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की कृषि के लिए या वहाँ के लोगों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार उनके लिए भिन्न विधि बना सकती है। अगर ऐसी भिन्न विधि बनाती है तो ऐसी विधि इस आधार पर असंवैधानिक नहीं मानी जा सकती कि एक ही राज्य में दो विधि है। ठीक, भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए भिन्न विधि बनाई जा सकती है, भले ही एक राज्य में ही क्यों न हो। तो वह भौगोलिक आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर यह विधि समुचित मानी जाएगी, संवैधानिक मानी जाएगी। दूसरा एक केस आया रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। AIR 1955। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसी विधि का निर्माण किया जो उड़ीसा में रहने वाले कुछ लोगों पर लागू होती थी तथा पूरे राज्य में वह लागू नहीं होती थी। कुछ क्षेत्रों के लोगों पर लागू होती थी, कुछ क्षेत्रों के लोगों पर लागू नहीं होती थी। तो रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह विधि समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू हो, और ऐसी परिस्थितियों में युक्तियुक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर अगर भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए भिन्न विधि का निर्माण किया जा सकता है, और वह भिन्न विधि जो है ठीक अच्छी विधि मानी जाएगी, और वह किसी ढंग से अनुच्छेद 14 की संवैधानिकता पर किसी ढंग से उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और ऐसी विधि युक्तियुक्त मानी जाएगी। तो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर विधियों को जो है भिन्न विधियां बनाई जा सकती हैं। इसमें तथ्य था कि उड़ीसा राज्य के केस में कि यातायात अधिनियम के अंतर्गत जो है यातायात नियम कुछ बनाए गए थे, जिसमें कुछ क्षेत्र के लोगों में कुछ क्षेत्र पर क्या किया गया कि सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों के सड़कों का क्या है राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दी गई, जबकि कुछ क्षेत्रों के सड़कों को राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया। कुछ क्षेत्रों की सड़कों को जो है नेशनलाइज कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों की सड़कों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। यहाँ पर अधिनियम जो बनाया गया था राष्ट्रीयकरण अधिनियम, उस राष्ट्रीयकरण अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। उड़ीसा राष्ट्रीयकरण अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई कि यह एक ही राज्य में, उड़ीसा राज्य में दो प्रकार की विधि है। कुछ क्षेत्रों की सड़कों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को सड़कों को राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर भिन्न भौगोलिक परिस्थिति है, भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर
भिन्न प्रकार की विधि बनाई जा सकती है और इस आधार पर कि वह अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में है ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राज्य द्वारा युक्तियुक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। अब भौगोलिक आधार पर किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त माना जाएगा, वह किसी ढंग से वो असंवैधानिक नहीं होगा। तो रामचंद्र शस्य का उड़ीसा के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर क्लासिफिकेशन रिजनेबल है तो सही माना जाएगा। तीसरी एक केस आई गोपीचंद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली प्रशासन, गोपीचंद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट, ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट, ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट की अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट की अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसमें पंजाब सेफ्टी एक्ट बना हुआ था, जिसमें राज्य के कुछ अशांत क्षेत्रों पर वह विधि लागू होती थी तथा जो क्षेत्र शांत थे वो वहां वह विधि लागू नहीं होती थी। इस पंजाब सेफ्टी एक्ट जो बना हुआ था, जो शांत क्षेत्र थे वहां यह विधि लागू नहीं होती थी, जो अशांत क्षेत्रों के लिए विधि लागू की गई थी इस पंजाब सेफ्टी एक्ट। ठीक, तो गोपीचंद महोदय ने इस पंजाब सेफ्टी एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दी कि एक ही राज्य है, एक ही राज्य में दो विधि कैसी? जब अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि होगी, वित्त के समक्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, एक ही क्षेत्र में पूरे राज्य के लिए तथा एक राज्य में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर परिस्थितियां भिन्न हैं वहां पर भिन्न विधि बनाई जा सकती है। पंजाब का कुछ क्षेत्र अशांत था, वहां के लिए विधि लागू की गई फ्रंटियर के लिए, और जो क्षेत्र शांत था वहां पर यह विधि लागू नहीं होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में कहा गया कि एक ही राज्य क्षेत्र के लिए दो विधि बनाई जा सकती है, और राज्य द्वारा अगर युक्त समझा जाता है तो जो ऐसी विधि बनाई जा सकती है वह युक्तियुक्त विधि होगी, रीजनेबल विधि होगी, और किसी ढंग से संवैधानिक नहीं मानी जाएगी। और युक्तियुक्त विधि होने के कारण अनुच्छेद 14 के आधार पर विधिमान्य विधि होगी। तो इस प्रकार से भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है राज्य के पक्ष में विभेद। दूसरा है राज्य के पक्ष में विभेद। राज्य के पक्ष में विभेद। राज्य के पक्ष में विभेद। राज्य को एक वर्ग माना जाता है, राज्य को एक वर्ग माना गया है तथा व्यक्ति को उससे भिन्न माना गया है। तो व्यक्ति राज्य से भिन्न होने के कारण उसके पक्ष में विभेद किया जा सकता है। अर्थात राज्य के लिए राज्य चाहे तो ऐसी विधि बना सकता है, राज्य चाहे तो राज्य द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है। ठीक,
क्योंकि राज्य को स्वयं एक वर्ग माना गया है और व्यक्ति उससे भिन्न होता है। तो राज्य के द्वारा कोई विधि बनाई जा सकती है और ऐसी विधि बनाई जा सकती है तो वह अनुच्छेद 14 का किसी ढंग से उल्लंघन नहीं करेगी। इस तरह से एक ही राज्य में राज्य को भिन्न माना जाने के कारण व्यक्तियों को भी भिन्न माना जाता है। राज्य अलग है, व्यक्ति से अलग है, तो राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो व्यक्तियों पर लागू होती है। कुछ व्यक्तियों पर लागू हो सकती है, कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकती है। कुछ व्यक्तियों पर लागू हो सकती है तथा कुछ व्यक्तियों पर नहीं भी लागू हो सकती है। जैसे अगर राज्य ने विधि बनाया कि जो है कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनकी उन्नति के लिए विधि बनाई गई है, जैसे महिलाओं तथा बच्चों के लिए राज्य ने कानून बनाया कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो है विधि बनाई गई है कि महिला सशक्तिकरण हो या महिलाओं को इतने % रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वित्तीय समता था विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इधर सभी व्यक्ति विधि के समान है, लेकिन राज्य विभेद कर सकता है विधियां बनाने में। राज्य विधियां बनाने में विभेद कर सकता है। बालकों के लिए अलग विधि बना सकता है, महिलाओं के लिए अलग विधि बना सकता है, या ऐसी परिस्थिति में कुछ रहने वाले लोग हैं जो दलित हैं, जो उनको अभी राष्ट्र की धारा में मुख्य रूप से अपर लेवल पर भी नहीं आए हुए हैं, तो उनकी उन्नति के लिए राज्य द्वारा विभेद किया जा सकता है। राज्य के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। ऐसी अगर विधि बनाई जाती है तो किसी ढंग से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। और इस तरह से राज्य के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। मीन्स राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाता है जो किसी व्यक्ति पर लागू होती है, किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होती, तो ऐसी विधियों को युक्त विधि माना जाएगा। वहां पर यह कहकर अधिनियम के संवैधानिकों को चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह किसी ढंग से विधि का उल्लंघन कर रही है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर राज्य के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। इस तरह से अगर कोई विधि बनाई जाती है तो आर्टिकल 14 का किसी ढंग से वायलेशन नहीं मानी जाएगी। और तीसरा है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 एंड टैक्सेशन कर अनुच्छेद 14 तथा कर विधान, अनुच्छेद 14 तथा कर विधान। इस तरह से तीसरा भौगोलिक वर्गीकरण जो है अनुच्छेद 14 था कर विधान के आधार पर भी भौगोलिक वर्गीकरण किया जा सकता है। So I want to conclude my lecture here, and next lecture I will tell you tomorrow. Thank you very much.